हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का पार्ट 12th। और हमारा आज का मेन मुद्दा क्या रहने वाला है भाई कि अगर मान लीजिए सरकार गिर जाती है तो राज्यसभा पर क्या असर होगा। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे राज्यसभा लिखा हुआ है, संसद या लोकसभा नहीं लिखा है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो वेल एंड गुड है भाई, कॉमेंट सेक्शन में लिखिए फटाफट से। अगर नहीं पता है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, ये भी डिस्कस करेंगे और साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। और टोटल आज हम लोग इस वीडियो में जो है टॉप 15 MCQ कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन वही है भाई कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन राज्यसभा, यानी कि अगर सरकार गिर जाती है तो राज्यसभा पर क्या फर्क पड़ता है। अब मैं एक बार आपको 2019 में लेके चलता हूँ भाई। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं राहुल गांधी को और यहाँ देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को, कि हमने जो 2019 के अंदर भाई इलेक्शन हुआ था, वोटिंग दी थी, तो वो लोकसभा के लिए हुआ था। ये भी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, अगर कहीं यहाँ पर होर्डिंग या बैनर देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं भाई। दैट मीन्स कि जो सरकार बनती है भाई उसका कार्य कहाँ होता है, उसका कार्य लोकसभा में होता है। और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये मैं पिछले सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। पिछला वीडियो भी देखिएगा क्योंकि मैंने सीरीज वाइज चला रखा है आपको, तो वो पता लगेगा आपको कि जो सरकार बनती है वो लोकसभा में बनती है और राज्यसभा में नहीं। यानी कि सरकार गिरेगी तो यानी कि लोकसभा भंग होगी, राज्यसभा नहीं। दैट मीन्स कि राज्यसभा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्या लिख रहा है अभी, प्राइम मिनिस्टर गिव रेजिग्नेशन। प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन तो देगा भाई, लेकिन राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं इस बात का। पार्लियामेंट विल डिसॉल्व, पार्लियामेंट नहीं सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व होगी, लोकसभा ना कि राज्यसभा। थर्ड है ऑपरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ऐसा भी नहीं है भाई क्योंकि फिर से इलेक्शन के डेट की घोषणा की जाएगी, जल्दी इलेक्शन होगा। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो कि आपातकाल लग सकता है तो शायद प्रेसिडेंट रूल लग जाए, लेकिन अदरवाइज जो है नई डेट अनाउंस होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि जो आर्टिकल 75(3) बोलता है अभी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब भाई राज्यसभा होता है नहीं, हाउस ऑफ पीपल का मतलब होता है लोअर हाउस, या फिर इसको हम लोकसभा भी बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। यानी कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेटमेंट भाई। तो 3 स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है, ऑप्शन वाइज देखेंगे। पहले हम एक एक करके स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड द मनी बिल। तो भाई अगर मैं मनी बिल के बारे में बात करूं, जो ये विधेयक होता है, ये बिल के पास पावर जो है भाई ये लोकसभा के अंदर होती है। राज्यसभा के अंदर क्या है भाई, जस्ट ये कंसिडरेशन के लिए जाएगा। अगर वो लोग कोई रिकमेंडेशन देंगे, ये भी लोकसभा की मर्जी है कि उसको मानना है या ना मानना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है उसको अमेंड करने की, रिजेक्ट करने की। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक होगा भाई। नेक्स्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 मनी बिल शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद है जो एस्टीमेट बनते हैं भाई, उनको सबमिट करते हैं किसकी डिमांड, किसकी फॉर्म में, डिमांड ऑफ ग्रांट की फॉर्म में। तो ये भी हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा में होगा। दैट मीन्स राज्यसभा कैन नॉट डिमांड ऑन ग्रांट, यानी कि ये भी सही है बिल्कुल कि वोट नहीं कर सकती क्योंकि ये काम ही लोकसभा का है, राज्यसभा का नहीं है। नेक्स्ट है द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई वर्ड है यहाँ पे डिस्कस। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको कई बार भी हम बजट भी बोलते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट वर्ड नहीं ऐड है, एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ऐड है। तो भाई यहाँ पे डिस्कस की बात है। अगर मैं उसको बोलता रिजेक्ट या अमेंड करना तब सिचुएशन अलग होती। डिस्कस का मतलब है कि उसको सिर्फ डिस्कस करना है, तो डिस्कस बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इट मीन्स के स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको इस सीरीज के अंदर पहले भी बताया हुआ है कि एट प्रेजेंट जो है टोटल 12 शेड्यूल है। जब हमारा संविधान बना था तब 8 शेड्यूल थे, बाद में 4 शेड्यूल और ऐड किए गए हैं इसके अंदर। तो आज की डेट में टोटल 12 शेड्यूल हैं भाई। और ये सब मैं इस सीरीज के सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ बिल्कुल डिटेल में। अगर नहीं देखिए सेकंड पार्ट तो यहाँ पे आई बटन आएगा, वहां जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बताया हुआ है। तो ये है शेड्यूल नंबर 7 के अंदर। उसके बाद है लैंग्वेजेस, यानी कि जो 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे शेड्यूल के अंदर, 8वें शेड्यूल के अंदर,
ये 22 लैंग्वेज हैं भाई। और पांचवा और छठा शेड्यूल जो है भाई वो प्रोविजन देता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड एरिया। तो हम डिस्कस कर चुके हैं भाई 3 के बारे में। अब आंसर तो आपको पता लग गया है कि इन तीनों को डिस्कस कर चुका हूँ, एक डिस्कस नहीं किया। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि जो 4th शेड्यूल है वो डिस्कस करता है किसके, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा को कैसे सीट एलोकेट करनी है, उन सब चीज़ के बारे में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग सेकंड पार्ट भी जरूर देखिएगा भाई, काफ़ी ज़्यादा डीपली डिस्कस किया हुआ मैंने इन सब चीज़ों को। उसके बाद है इन विच हाउस इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ दैट हाउस, यानी कि वो कौन सा सदन है, क्या वो लोकसभा है या राज्यसभा है कि जिसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उसका मेंबर नहीं होता है। तो ये तो बात भाई मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि लोकसभा के अंदर जो चुने हुए सदस्य हैं उन्हीं में से एक स्पीकर चुना जाता है भाई। तो इसका मतलब लोकसभा, तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ भाई, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन होगा। ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। एक्स ऑफिशियो पोस्ट मतलब कि ये पद है भाई, यानी कि इस पोस्ट के इस पोस्ट के लिए जो हमेशा ही इसके प्रेसिडेंट होंगे वो रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि इस सीट के जो मालिक होंगे, चेयर पर्सन होंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होंगे राज्यसभा के लिए। दैट मीन्स राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। और ये कुछ डिफरेंसेस है अभी लोकसभा राज्यसभा के बीच में। बस इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो 2 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे भाई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, वो अब हटा दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 104। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के अंदर पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली बात है राज्यसभा के बारे में है भाई, इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी कि इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही है क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, इसको कभी भी भंग नहीं कर सकते। उसके बाद है इट हैज़ ए टर्म ऑफ 5 ईयर, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है टर्म ऑफ 5 ईयर। इसके सदस्यों की टर्म जो होती है भाई वो 6 ईयर की होती है, ठीक है। अगर लोकसभा के बारे में बात करूँ तब 5 साल बोला जाता है, लेकिन ये भी फाइनल नहीं है कि लोकसभा की कार्यकाल 5 साल होगा। मान लीजिए अगर 1 साल के अंदर या फिर 1 दिन के बाद ही सरकार गिर जाए तो ये भी कहना गलत होगा। उसके बाद है 1/3 ऑफ इस मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, यानी कि हर एक 2 साल के बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है भाई, राज्यसभा के लिए 30 चाहिए। अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स है। तो इट मीन्स हमारी 2 स्टेटमेंट सही हुई हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम पे। इन तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर भी मैं बहुत सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिस्कस करता हूँ। और डेडिकेशन अपलोड आपकी जो है भाई वो थर्सडे, ट्यूसडे एंड संडे को होगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब ये क्वेश्चन भी इस सीरीज में भाई मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसका आंसर आपको पता होगा कि पार्लियामेंट हमारा किस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट है लोकसभा, राइट, सेकंड वन इज राज्यसभा एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इन तीनों से मिलकर बनता है। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट, तो ये बिल्कुल सही है भाई, इसका पार्ट होता है। उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट, तो मैंने यहाँ कहीं पर भी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जिक्र नहीं किया। इसका मतलब पार्लियामेंट के अंदर वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते हैं। लोकसभा राज्यसभा तो डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू वोट इन द इलेक्शन टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि कौन लोकसभा में वोट कर सकता है और राज्यसभा में वोट कर सकता है भाई। पहला ऑप्शन है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा के मेंबर ही राज्यसभा के लिए वोट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। सेकंड है इलेक्टेड मेंबर ऑफ, ये भी गलत है भाई। थर्ड ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में अपर हाउस कौन सा होता है भाई, जिसको कि हम एलसी बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद। तो विधान परिषद का भी इसमें कुछ लेना देना नहीं है भाई। उसके बाद है लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी कि जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। विधानसभा भी एज ए सिटीजन लोकसभा की वोट देंगे बिल्कुल, और राज्यसभा के मेंबर तो चुने ही नहीं, दोबारा जाते हैं भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ ऑप्शन पे मैंने 2 बार अपर कर दिया भाई, सेकंड वाले में लोअर हाउस आएगा, लेकिन आंसर फिर भी गलती होगा, ऑप्शन ये वाला। नेक्स्ट है हु कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट
विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट सब्जेक्ट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कोई चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है तो उसके ऊपर कौन लेजिस्लेट करेगा, कौन कानून बनाएगा, ये हक किसके पास है। मान लीजिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि जो पुलिस होती है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, ठीक है, लेकिन जो यूटीज़ में लिस्ट है वो सेंटर के पास होती है, तो नो डाउट है इसमें। मान लीजिए अगर पुलिस को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया होता कि पुलिस किसके पास रहेगी, तो एक तरह से वो एक रेजिडुअल बन जाता है भाई, यानी कि बची कुची पावरें जो हैं वो किसके पास जाएंगी। तो पुलिस किसके पास जाएगी, ये डिस्कशन कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेजिडुअल पावर होती हैं वो पार्लियामेंट में वेस्ट रहती हैं, यानी कि पार्लियामेंट ही उसके ऊपर फैसला लेगा। आंसर आपके सामने ही है। उसके बाद है भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्पीकर कैन आस्क ए मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। तो कई बार स्पीकर क्या करता है भाई, एक मेंबर को बोलने के लिए रोक देता है कि आप अभी रुकिए, और दूसरे को बोलने का मौका देता है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं भाई यील्डिंग द फ्लोर। अब हम डिस्कस करते हैं भाई डेकोरम। डेकोरम वर्ड यूज होता है, यानी कि ये जो वर्ड है इसमें क्या होता है कि बेसिकली कोई आदमी अगर मेंबर जो हाउस का वो एंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है चैम्बर से, तो इस मैनर में एंटर या आउट करेगा कि वो हाउस की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब ना करे। तो ये तो होता है डेकोरम के लिए। उसके बाद डिस्कस करते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर आता है भाई, मान लीजिए अगर एक बार स्पीकर एड्रेस कर रहा हाउस को, तो उस समय पर कोई भी चैम्बर लीव नहीं करेगा। इनकेस कोई बाहर है तो वो जल्द से जल्द आकर उसको सुनेगा। और दूसरी बात ये भी है कि वो किसी और को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मान लीजिए वहाँ से उठ के नहीं जाएगा, इनकेस अगर उसके उठने से किसी जो मेंबर बोल रहा है उसको बोलने में परेशानी हो, तो वो भी नहीं करेगा वो। उसके बाद है इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन के अंदर होता है कि भाई ये प्रोसीजर होता है डिमांडिंग का कि किसी एक्ट या पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सप्लेन करे, इसको बोलते हैं इंटरपेलेशन। और लास्ट इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर किसी को रोक के दूसरे मेंबर को बोलना का मौका दे, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है यील्डिंग द फ्लोर। नेक्स्ट है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट इफ 0 आवर इन द लोकसभा। मान लीजिए 0 आवर जो लोकसभा के अंदर होता है उसकी टाइम लिमिट क्या है। अब 0 आवर के अंदर बेसिकली क्या करते हैं भाई, नेशनल मैटर और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में मुद्दा उठाया जाता है। और ये तो भाई चीज़ मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ भाई, काफ़ी डीप वे से डिस्कस किया था, क्योंकि क्वेश्चन आर के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। यहाँ पे आई बटन आएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो 0 आवर होता है वही 12 से 1 वो 1 घंटे का होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर है 1 आवर। क्या होता है ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है भी ग्रीन मफलर किससे रिलेट है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर नहीं पता है तो मेरी पोल्यूशन के ऊपर जाकर वीडियो देखिए, इसमें मैंने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पोल्यूशन के ऊपर उठाए हैं। और यहाँ पे एक आई बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक कर वो वीडियो आपको वहाँ ले जाएगा। उसके बाद है फॉर द फर्स्ट टाइम एक MP MLA डिस्क्वालीफाई हुआ, यानी कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई मेंबर 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहता है बिना किसी नोटिस के, तो उसकी पोस्ट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ऐसा भाई हुआ है, तो कहाँ हुआ है वही पूछा हुआ है। तो ये हुआ है राज्यसभा के अंदर, मतलब कि काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर। ये बात है 2000 की। वो पंजाब से मेंबर थे राज्यसभा के भाई, नाम है इनका बरजिंदर सिंह हमदर्द। तो पंजाब स्टेट पीसीएस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये किसी भी स्टेट पीसीएस के अंदर या फिर यूपीएससी के अंदर भी पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी डेज राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न मनी बिल टू लोकसभा। यानी कि मैंने ये बात तो डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई लोकसभा के अंदर मनी बिल जो है डिस्कशन होती है, मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है। अब लोकसभा से पास होकर भाई वो राज्यसभा के पास जाता है। अब राज्यसभा के पास भाई 14 डेज का टाइम होता है कि इसको अगर उनको कोई चेंजेस करवाने हैं तो वो उसको रिटर्न कर देंगे 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को। अब वो लोकसभा की मर्जी होगी कि जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी है ये चेंजेस की, वो इस चीज़ को माने या ना माने, यानी कि बाउंडेड नहीं है लोकसभा। वो फिर से इसको जो है सेम एज इट इज़ पास कर सकते हैं। इन केस अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा से रिटर्न नहीं होता है तो उस बिल को पास हुआ मान लिया जाता है। दैट मीन्स विद इन 14 डेज, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है व्हेन ए बिल रेफर टू ए जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास्ड बाय। इन केस किसी बिल को लेकर भी डेडलॉक बनता है लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर, तो ये आता है भाई 108 के अंदर, यानी कि जॉइंट सीटिंग होगी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर एक ही हाउस में बैठेंगे और इस सीटिंग को समन करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और इसकी चेयर कौन करते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, वो होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको पास कैसे करेंगे।
ये करेंगे भाई सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि 50 मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इस तरह से इसको सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किया जाएगा, यानी कि 2/3 या ऐसा कोई फंडा नहीं है कि 2/3 मेंबर ही होने चाहिए, 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए। ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। और होता कब है ये? डेडलॉक की कंडीशन में, यानी कि लोकसभा में तो बिल पास हो रहा है भाई, लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पा रहा, या फिर शुरू राज्यसभा से हुआ है, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई? जॉइंट सीटिंग बिठाएंगे। और अब तक हिस्ट्री के अंदर ये 3 बार हो चुका है। कब कब हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहली जॉइंट सीटिंग कब हुई थी भाई, किसके लिए हुई थी? तो फर्स्ट सीटिंग हुई थी 1961 के अंदर। इसमें डिस्कस किया था डाउरी एबोलिशन बिल, जो कि पास हुआ था। सेकेंड टाइम हुआ था 1978 के अंदर बैंकिंग सर्विस कमीशन के लिए, और थर्ड टाइम हुआ था पोटा के लिए, यानी कि एंटी टेररिज्म बिल था, जिसको कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी बोला गया है, ये 2002 के अंदर। यानी कि अब तक ये टोटल 3 जॉइंट सेशन हुए हैं अंडर आर्टिकल 108। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ए डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर ए जॉइंट सीटिंग। ये बात हमको पता है। पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ, यानी कि इन तीनों में से किसके लिए वो जो है जॉइंट सीटिंग के लिए बुला सकते हैं। पहला है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, तो भाई कोई भी ऑर्डिनरी बिल है उसके लिए दोनों बैठ सकते हैं, यानी कि डेडलॉक हुआ तो दोनों बैठ सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑर्डिनरी बिल कैसे हैं भाई, पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ कि किन किन के लिए बैठी हुई है हमारी जॉइंट सीटिंग। मनी बिल, मनी बिल भाई लोकसभा से तो लेना देना है इसका, क्योंकि इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन राज्यसभा के अंदर कुछ पावर ज़्यादा नहीं है कि उसको रिजेक्ट करने का या अमेंड करने का। तो मनी बिल में तो भाई राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 368, तो ये आर्टिकल ही बोलता है कि अगर हमें संविधान के अंदर संशोधन करना है तो पहले तो वो बिल लोकसभा से पास होगा भाई, फिर वो बिल राज्यसभा से पास होगा, यानी कि दोनों के लिए उसको मेजोरिटी चाहिए, और वो भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। दैट मीन्स इसका भी जॉइंट सीटिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों से अलग से ही 2/3 मेजोरिटी से पास होना ज़रूरी है। जॉइंट सीटिंग में पास नहीं होगा, यानी कि मनी बिल भी जॉइंट सीटिंग में नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी नहीं आएगा। तो रह गया ऑप्शन ए ओनली 1। और ये भी क्वेश्चन भाई आईएएस के अंदर पूछा हुआ है। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था आज का हमारा। सेशन आपको प्रोडक्टिव लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने स्टडी ग्रुप के साथ, ताकि हम लोग ये सीरीज़ ऐसे चलाते रहें। और नंबर ऑफ लाइक्स अच्छे मिलते हैं तो भाई मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम लोग एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो चलिए भाई जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग।